नमस्ते। आज हम टूरिज्म विभाग द्वारा जारी होम स्टे पॉलिसी जो पहले 5 कमरों तक की हुआ करती थी, अब उस पॉलिसी को 5 कमरों से एक्सटेंड करके 8 कमरों तक का कर दिया गया है। आज हम उस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। जिनके पास कुछ कमरे एक्स्ट्रा पड़े हैं और बिना किसी ज्यादा फॉर्मेलिटी के वो होम स्टे के रूप में लोगों को ऑफर कर सकते हैं और जो जैसी क्वालिटी उनके कमरों की है वैसी भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो उस पॉलिसी के बारे में आज हम हमारे विष्णु जी है जो पर्यटन एक्सपर्ट है और जो पर्यटन सेक्टर में हर मर्ज की दुआ है वो आज हमारे साथ में है। उनसे हम उनके साथ मिलकर हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपना होटल खोले, छोटा सा रिजॉर्ट लगाए, रेस्टोरेंट खोले, लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे वो कर नहीं पाते हैं। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है सर कि जहाँ कम से कम इन्वेस्टमेंट में और कम से कम एम्प्लॉयमेंट में कोई व्यक्ति टूरिज्म के क्षेत्र में अपना काम शुरू कर सकता है। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट स्कीम 2026 के बारे में। तो ये स्कीम ऐसी है कि इसमें यदि आपके पास एक रूम भी एक्स्ट्रा है तो आप टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर काम कर सकते हैं, आप होटल रन कर सकते हैं। उसका नाम रहेगा होम स्टे, लेकिन आप इसमें होटल रन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टूरिज्म के अंदर इंटरेस्ट ले, तो उसके लिए पॉलिसी लाई गई है। विष्णु जी, ये जो पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है 8 कमरों तक की गेस्ट हाउस स्कीम में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, आजकल जो टूरिस्ट आ रहा है ना वो लॉन्ग स्टे के लिए आ रहा है। पहले जो टूरिस्ट आते थे वो 1 दिन के लिए आते थे, अब कोई भी टूरिस्ट आ रहा है वो 2, 3, 4 दिन के लिए आ रहा है सर। और वो क्या सर, जो भी कहीं भी आ रहा है तो उसको एक्सपीरियंस लेना चाहता है। यानी आजकल एक्सपीरियंस टूरिज्म का काफी जमाना बढ़ गया है सर। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि सर जैसे जैसे अपन देख रहे हैं राजस्थान में बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन होटल्स इतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे कवर किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पेइंग गेस्ट को बढ़ावा दिया है शुरू से ही। और अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पहले 5 रूम का था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जैसे इसका बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और होम स्टे में रुक रहे हैं, तो उन्होंने इसकी कैपेसिटी बढ़ा के 8 रूम किया है। तो कोई भी जो टूरिस्ट आ रहा है तो वो उसके अंदर रुक के बहुत अपने आप को सेफ फील करता है, एकदम होमली फील करता है। और इसका ट्रेंड अब जैसे मेट्रो सिटीज में बढ़ रहा था, अब टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर भी इसका कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है सर। और अब जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसकी कोशिश रहती है कि वो छोटे होम के अंदर रुके, छोटे होटल्स में रुके जहाँ ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, जहाँ चार्जेज भी कम है। गवर्नमेंट को भी इससे काफी रेवेन्यू मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति होती है। अभी सर मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और आज हम देखते हैं हमारे सभी घरों के अंदर क्या है कि 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम एक्स्ट्रा खाली पड़े रहते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई व्यक्ति इन एक्स्ट्रा जो रूम खाली पड़े हैं उससे अपना अर्निंग शुरू करे, टूरिस्ट को भी जगह मिल जाती है। जब हम देखते हैं यहाँ जब IPL होता है, मैरिज का सीजन होता है और कुछ सीजन होता है, उस सब सारे होटल्स बुक हो जाते हैं, न्यू ईयर का रहता है। यदि हमारे यहाँ पे होम स्टे फैसिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ पाएंगे और उनको एक रीजनेबल रेट के अंदर रूम अवेलेबल हो पाएगा सर। तो गवर्नमेंट की इनका यही थिंकिंग है, इसीलिए होम स्टे को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है सर। विष्णु जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। निश्चित रूप से आप बहुत ही एक्सपर्ट है इसके। मैं ये कहता हूँ कि ये जो पॉलिसी है इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम अप्लाई करें, कैसे हमें कौन सी सरकारी प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है। तो अभी आदमी जब कोई भी एक बिजनेस खोलता है तो निश्चित रूप से सरकार से डर लगता है कि सरकारी तंत्र जो है उसमें कहीं कोई तकलीफ ना पैदा करें। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सर आपने एकदम सही पूछा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है कि मेरा प्लॉट तो रेजिडेंशियल है, मैं इस पे पेइंग गेस्ट कैसे चलाऊंगा, किसी ने शिकायत कर दी तो क्या होगा, गवर्नमेंट कभी बंद करा सकती है। तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर। तो हम आपको सबसे पहले इसका प्रोसीजर बताते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होम स्टे करना चाहता है तो उसके लिए 3 तरह के व्यक्ति ऐसे हैं सर जो अपना होम स्टे शुरू कर सकता है। मतलब जिसकी भी बिल्डिंग है, कोई भी जो मालिक है, उसका गेस्ट हाउस का मालिक है, वो अपना होम स्टे शुरू कर सकता है सर। सेकंड, आप किसी को लीज पे भी दे सकते हो। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप आ गए सर, तो वो आपसे लीज पे ले लेते हैं और वो इसके अंदर होम स्टे रन करते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति को लीज पे दे सकते हो, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, लीज डीड मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को अपना घर लीज डीड पे देना चाहते हो, लीज पे देना चाहते हो ताकि वो वहाँ होम स्टे शुरू कर सके, तो मिनिमम लीज डीड है वो 3 साल की होनी चाहिए। और एक खास चीज आपको ध्यान रखना है कि जो लीज डीड है उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि साहब ये मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ, मिनिमम 3 इयर्स के लिए दे रहा हूँ, और ये राजस्थान गवर्नमेंट की होम स्टे पॉलिसी है, उसके अंदर आप इस प्रिविलेज को यूज कर सकते हो
उसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये लीज के अंदर मेंशन होना बहुत जरूरी है सर। मतलब आपको जब लीज डीड बना रहे हैं, किरायानामा बना रहे हैं, तो उसमें इस चीज का मेंशन होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकते हैं। पहले क्या था कि या तो लैंड ओनर या लीज होल्डर, दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति को वहां रुकना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केयर टेकर रख सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपके पास एडिशनल रूम है, 3 रूम 4 रूम 5 रूम है, एक्स्ट्रा रूम है, 8 रूम तक एक्स्ट्रा रूम है। आप चाहते हैं कि आप वहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन आप केयर टेकर रख सकते हैं और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि साहब ये हमारा गेस्ट हाउस है और ये केयर टेकर्स है। उसका एक प्रोसीजर बनाया गया है, एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो आप केयर टेकर भी अब उसको रन कर सकता है सर। तो इसके अंदर जो पॉलिसी है, इसके अंदर 3 जने हो गए सर। लैंड ओनर खुद कर सकता है, वो लीज पे दे सकता है, लैंड ओनर या लीज होल्डर केयर टेकर रख सकते हैं, और वो गेस्ट हाउस होम स्टे आपको केयर टेकर उसको रन कर सकता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि किस तरीके से हम खोले। एक गेस्ट हाउस किसी ने खोला और 3 महीने का लाइसेंस भी मिल गया उनको। अब उनको कौन कौन सी ऐसे सावधानियां हैं, कौन कौन से ऐसी सुविधाएं हैं, वो उनको उस गेस्ट हाउस में देना चाहिए और वो बाध्य हैं कि वो सुविधाएं एक्चुअल में उस गेस्ट हाउस में होनी चाहिए। देखिए सर, आपने एकदम सही कहा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति होम स्टे के लिए अप्लाई करता है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट विद इन 7 डेज, यहाँ साथियों विद इन 7 डेज आपको टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर देता है। टेम्परेरी लाइसेंस इशू करने का यही मतलब होता है कि आपको जो नॉर्म्स है उसको फुलफिल करना है। इस पॉलिसी में ये और प्रोविजन किया गया है सर कि यदि गवर्नमेंट ने आपने अप्लाई किया, उसके विद इन 7 डेज आपको टेम्परेरी लाइसेंस इशू नहीं किया तो डीम्ड लाइसेंस माना जाएगा। ये भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति जो होम स्टे शुरू करना चाहता है उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्म 1 के अंदर अप्लाई करना पड़ता है सर। फॉर्म 1 के अंदर बेसिक उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका नाम, एड्रेस वगैरह, गेस्ट हाउस का नाम, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उसकी जो लीज डीड है, टाइटल्स पेपर्स है, कितने रूम है। तो रूम के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम 1 रूम है और मैक्सिमम 8 रूम्स हो सकते हैं। आपके मैक्सिमम जो बेड है वो 24 हो सकते हैं। किसी के पास रूम 4 ही है, 5 है, लेकिन वो बड़े बड़े रूम है तो बेड्स 24 तक हो सकते हैं उन रूम के अंदर भी। तो वो चीज इसके अंदर अलाउ है। वो फॉर्म आपको भर के टूरिज्म डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। आप जब सबमिट कर देंगे उसके विद इन 7 डेज में आपको फॉर्म बी के अंदर टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। टेम्परेरी लाइसेंस के बाद में आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है कि आप उसको परमानेंट लाइसेंस ले लीजिए। जब आपके पास टेम्परेरी लाइसेंस है तो उसके बाद में टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उसका एक सर्वे भी किया जाएगा और जो आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर आपने लिखा है कि ये हमारे ये फैसिलिटी है, इतने रूम्स है, ये हमारे बेड्स है, उसका एक सर्वे किया जाएगा और सब कुछ सही पाए जाने पर आपको परमानेंट लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। और एक चीज हो सकती है सर कि जैसे रूल्स के अंदर किसी ने अप्लाई तो कर दिया और जब सर्वे के लिए टीम आई तो हो सकता है कुछ कमियां हो, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो, अटैच लेट बाथ नहीं हो, वहाँ पे क्लीननेस नहीं हो, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हो, तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि भाई आपको विद इन 7 डेज इन सबको सही करके दोबारा अप्लाई करना है। तो जो भी कमी है आप उसको सही करके दोबारा अप्लाई करिए। दोबारा अप्लाई करने के बाद में आपको जब टीम के द्वारा सर्वे किया जाएगा तो फिर आपको परमानेंट लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। ये जो लाइसेंस इशू किया जाएगा आपको वो 2 साल के लिए होगा। 2 साल के बाद में आपको उसको रिन्यूअल कराना होगा। बहुत अच्छा आपने बताया कि जब कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसको सरकारी तंत्र के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते। 7 दिन के अंदर में सरकार को डिसाइड करना पड़ता है या रिप्लाई करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि आपको लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा सकता, या अगर दिया नहीं जा सकता तो वो ऑटोमेटिक वो आपका माना जाएगा कि आपको लाइसेंस मिल गया। बहुत अच्छा है, सरकार ने एक नियम बनाया कि बार बार उसको चक्कर नहीं लगाना पड़े। लेकिन एक होटल जब खुलता है तो उसको अनेक टाइप के लाइसेंस से गुजरना पड़ता है। उसको फायर लाइसेंस लेना, लेबर का लाइसेंस लेना, उसको फूड लाइसेंस लेना, उसको ट्रेड लाइसेंस लेना, उसको पोल्यूशन लाइसेंस लेना, अनेक लाइसेंस उनको लेने पड़ते हैं, वरना किसी न किसी सरकारी तंत्र का जो है उसके ऊपर में डंडा बसता है। क्या इस गेस्ट हाउस स्कीम के अंदर में 8 कमरे वाली में क्या इन लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, या फिर अगर लेने पड़ते हैं तो कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, या फिर करना पड़ता है तो कौन सी सावधानियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है? सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और बहुत सारे व्यक्ति जो भी अपना होम स्टे शुरू करना चाहते हैं उनके सब में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें क्या होगा, कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक कंडीशन है, आपकी प्रीमिजेज रेजिडेंशियल होनी चाहिए। जहाँ भी आप होम स्टे ओपन करना चाह रहे हैं वो रेजिडेंशियल प्रीमिजेज में होनी चाहिए, यानी वो कॉमर्शियल नहीं होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल नहीं होनी चाहिए। आपकी रेजिडेंशियल प्रीमिजेज है तो उसके अंदर आपको होम स्टे की परमिशन मिल जाएगी। लाइसेंस के लिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो एक बेसिक लाइसेंस है फूड लाइसेंस, देखिए पॉलिसी के अंदर नहीं है कि आपको फूड लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन आप फूड लाइसेंस लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और अभी फूड लाइसेंस का भी बहुत ही सिंपलीफिकेशन हो गया सर। अब क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कंपलसरी कर दिया है सर, और इसके नॉर्म्स भी बहुत इजी हो गए। तो आप फूड लाइसेंस अपने यहाँ रखिए। यदि आप फूड सर्व करते हैं तो आपके पास फूड लाइसेंस होना जरूरी है। पॉल्यूशन के लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है सर।
आपको नगर निगम से, जेडीएस से उसका लैंड यूज चेंज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रीमिजेज के अंदर ही गेस्ट हाउस अलाउ है। यानी आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसी के अंदर आप अपना होम स्टे रन कर सकते हैं। आपको स्थानीय निकाय से, जो जेडीए होता है, नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, यूआईटी होता है, वहां से लैंड यूज चेंज की जरूरत नहीं है। लैंड यूज चेंज की जरूरत नहीं, आपके रेजिडेंशियल प्लॉट पे ही आप होम स्टे रन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं और दूसरे लाइसेंस की। आपको और किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं चाहिए, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का लाइसेंस है वही लाइसेंस फाइनल है। यदि आप गेस्ट को ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो आपको क्लियरली मेंशन करना जरूरी है कि हमारी जो भी चार्जेज है उसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है, और आप ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हैं वो एक मेंशन करना इसके अंदर जरूरी है सर। इसके अलावा और किसी भी तरह के लाइसेंस की इसमें जरूरत नहीं रहती है सर। बहुत अच्छा आपने बात बताई कि कितने टाइप के लाइसेंस है, उन प्रक्रियाओं से आपको गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम ये कहते हैं कि ये जो गेस्ट हाउस स्कीम आई, सरकार लेके आई, इस गेस्ट हाउस स्कीम को लाने के पीछे इनका मकसद क्या था। और आज जयपुर है या जयपुर के अलावा अन्य शहर है राजस्थान के अंदर में करीब करीब 17,000 से ज्यादा होटलें हैं, और ये बावजूद इसके सरकार ये गेस्ट हाउस स्कीम लेके आई। तो इसके पीछे सरकार का मकसद क्या था, सरकार क्या चाहती थी, और क्या ऐसे कॉन्सेप्ट भारत के अलावा भी या राजस्थान के अलावा भी अन्य देशों के अंदर में है, क्या वहां से प्रेरणा लेके सरकार ये गेस्ट हाउस स्कीम लेके आई। तो इसके बारे में आप विष्णु जी बताएं। नहीं, आपने एकदम सही कहा है सर, कि जैसा कि हम सभी जने जानते हैं अभी राजस्थान डेस्टिनेशन मैरिज के अंदर पूरा 1 नंबर बना हुआ है सर। पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी को भी यदि डेस्टिनेशन मैरिज करनी है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि वो राजस्थान जाए। अब देखिए सर, डेस्टिनेशन मैरिज जब भी होती है तो एक बड़ी होटल के अंदर होती है, फिर उसके साथ बहुत सारी टीमें होती है सर। इवेंट्स वाले होते हैं सर, कैटरिंग वाले होते हैं, टेंट वाले होते हैं, और दूसरे गेस्ट होते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं। तो जहाँ भी बड़ी होटल्स है उसके आसपास इतनी रूम इन्वेंट्री है नहीं सर कि वो कहाँ रुकेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि सब कोई व्यक्ति जो राजस्थान में आ रहा है, तो बहुत सी जगह कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी अपने यहाँ आईपीएल हुआ था, उसके बाद में न्यू ईयर पे, तो वहाँ कोई रूम से नहीं मिलते हैं। और लोग की राजस्थान के प्रति, जैसे राजस्थान में इतनी शांति है, फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्थान बनता जा रहा है। अच्छा, रिपीटेड टूरिज्म भी हो रहा है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा है कि आपको जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी जो नए डेस्टिनेशन डेवलप हुए हैं, तो वहाँ सभी जगह टूरिस्ट जाना चाहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट स्टे करें, उनको रूम्स की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो। और देखिए, कहीं भी जगह टूरिज्म तभी डेवलप होगा जब लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे सर। यदि लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं है तो उसके लिए आज कहीं भी आज हम सुनते हैं कि सब राजस्थान में 10 लाख टूरिस्ट आए, 20 लाख टूरिस्ट आए, तो वहाँ जो लोकल रहने वाला सोचता है कि मुझे क्या फायदा हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सब आपके पास जो एक्स्ट्रा रूम है आप उनको एज होटल में काम में लीजिए, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। आपके पास 2 रूम है तो 2 रूम में आप होटल रन करिए, आप इनकम करिए। आप राजस्थान की जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का जो मोटिव है कि राजस्थान को टूरिज्म क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, तो आप उसमें इन्वॉल्व होइए। तो लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व होगा तो वो अपने आप को प्राउड फील करेगा कि साहब 10 लाख टूरिस्ट आए थे, उसमें से 10 टूरिस्ट मेरे यहाँ रुके हैं सर। तो उनको प्राउड फील कराने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई। बहुत शानदार, आपने बहुत अच्छी बात बताई गोयल साहब। एक मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जैसे एक होटल जब खुलती है तो उसका रोड, उसका एक सरकार ने नियम कायदे बनाए हुए हैं कि उसके सामने कितने साइज की होटल और उसके सामने कितने फीट की रोड हो। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो इस गेस्ट हाउस स्कीम के अंदर में जो गेस्ट हाउस के जो कमरे खुलते हैं, क्या इन कमरों की भी साइज का कोई क्राइटेरिया है, या बाथरूम की साइज का कोई क्राइटेरिया है, या उसके सामने जो रोड कितने फीट की होगी, क्या इसका भी कोई क्राइटेरिया है। इसमें आप बताएं कि इसका आदमी किन किन चीजों का ध्यान रखे। नहीं, आपने सही कहा सर, एकदम ये बहुत ही अच्छी चीज है सर, क्योंकि बहुत सी जगह में प्रॉब्लम आती है कि रोड विड्थ की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो रोड विड्थ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ पेइंग गेस्ट वालों के लिए, होम स्टे वालों के लिए, कि इस पॉलिसी के अंदर आपके लिए कोई भी रोड विड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो प्लॉट है, आपकी बिल्डिंग है, वो मोटरव्हील रोड होनी चाहिए, जहाँ टूरिस्ट आए जाए तो वो होनी चाहिए। तो आप वहाँ पे होम स्टे की आपको परमिशन मिल जाएगी। पॉलिसी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको 30 फीट की रोड चाहिए, 60 फीट की रोड चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्किंग पूरी होनी चाहिए। ये भी लिखा है कि आपके वहाँ पार्किंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कहीं दूसरी जगह पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है तो भी अलाउ है सर। जैसे हेरिटेज के अंदर उन्होंने कर रखा है कि हेरिटेज के अंदर वहाँ पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो आपने कहीं दूसरी जगह पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है तो वो भी अलाउ है। तो होम स्टे के लिए आपके रोड की जो कंडीशन है वो कोई नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं अपनी गेस्ट हाउस स्कीम है, अर्बन गेस्ट हाउस स्कीम है, उसमें 30 फीट की रोड चाहिए। रूरल गेस्ट हाउस है, रूरल एग्रो पॉलिसी है, उसके अंदर 15 फीट की रोड चाहिए। होम स्टे के लिए रोड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सेकंड चीज हम बात करते हैं कि इसकी 2 कैटेगरी है होम स्टे की। होम स्टे में आप सिल्वर कैटेगरी है और गोल्ड कैटेगरी है। तो सिल्वर कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, वो दोनों के अंदर कंपलसरी है। मतलब क्लीननेस होना चाहिए, मैट्रेसेज होनी चाहिए, अटैच लेट बाथ होनी चाहिए,
बहुत सारी चीजें। तो इन्होंने एक पूरा नॉर्म्स बना रखा है सर कि सिल्वर में क्या होना चाहिए और गोल्ड के अंदर क्या होना चाहिए। तो जो गोल्ड के अंदर कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले है रूम साइज। तो यदि आप सिल्वर कैटेगरी में है तो आपका रूम साइज 60 फीट का होना चाहिए, मिनिमम 60 फीट का है, और गोल्ड के लिए 120 स्क्वायर फीट का रूम होना जरूरी है। इसी तरीके से जो बाथरूम साइज है उसके अंदर भी गोल्ड का अलग साइज है और आपका सिल्वर का अलग साइज है। तो दोनों कैटेगरी के अंदर जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसके अंदर आपको अप्लाई कर। सेकंड, आपको वेंटिलेशन वाले रूम होने चाहिए, अटैच लेट बाथ होने चाहिए। उसके बाद में रूम साइज का भी इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर, रूम साइज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके रूम साइज के हिसाब से आप गोल्ड और सिल्वर में जा सकते हैं। मतलब मिनिमम 60 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है सर। अब हम जैसे बेड का हमने क्लियर कर ही लिया था, 8 रूम है और 24 बेड्स हो सकते हैं। किसी के यहाँ रूम 5 रूम भी है लेकिन बेड 24 है तो उसको 24 रूम्स की परमिशन मिल जाएगी। यदि उसका रूम साइज बड़ा है उसको परमिशन मिल जाएगी। तो कोई व्यक्ति जो होम स्टे के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो वो गोल्ड सिल्वर कैटेगरी और गोल्ड कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है। जो सिल्वर कैटेगरी की है जो चार्जेज है टूरिज्म डिपार्टमेंट के वो है 1000 रुपीज और गोल्ड कैटेगरी के चार्जेज है वो 2000 रुपीज है। और ये जो चार्जेज है वो 2 ईयर्स के लिए है। तो कोई व्यक्ति जो होम स्टे के लिए अप्लाई करना चाहता है तो देखिए लाइसेंस का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ज्यादा लाइसेंस नहीं चाहिए हमें, रोड विड्थ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जो प्रीमिजेज है जहां आप गेस्ट हाउस ओपन कर रहे हैं, होम स्टे ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका प्रीमिजेज रेजिडेंशियल प्रीमिजेज होनी चाहिए। ये इसकी मेन कंडीशन है। बहुत अच्छा गोयल साहब, आपने कितनी शानदार बात बताई। अनेक लोग जो सोच रहे हैं कि हम इस गेस्ट हाउस स्कीम के तहत हम हमारे 2 या 3, 4, 5 कमरे उनका उपयोग लें, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे होटल के अंदर में हमारे मेहमान आते हैं जो देशी आते हैं या विदेशी आते हैं, उनका हमें अलग अलग रजिस्टर रखना होता है। हमें विदेशी जो मेहमान आते हैं उनका सी फॉर्म भी देना होता है, वो भी एक प्रक्रिया होती है। और हमारा रिकॉर्ड है, एक लिमिटेड टाइम है, उसके लिए हमें हमारे रजिस्टर को भी मेंटेन करना होता है। और उनका जो एक प्रोसीजर है कि कोई भी मेहमान आता है तो हम उसका आईडी भी लेते हैं, उनका रिकॉर्ड आईडी का भी रखते हैं, पूरी रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो क्या गेस्ट हाउस स्कीम में भी ये सेम प्रक्रिया है, इसमें कोई बदलाव है या इसमें क्या प्रोसीजर है? आपने सही कहा है सर। देखिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि आप गेस्ट हाउस रन करिए, लेकिन अपने जो नेशनल है, स्टेट है, उसकी सिक्योरिटी से गवर्नमेंट ने कोई भी समझौता नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको गेस्ट हाउस की परमिशन मिल गई तो आपके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। तो आप गेस्ट हाउस रन कर रहे हैं तो यह बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। तो आपको प्रॉपर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कोई भी जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देना होता है, सी फॉर्म देना होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो आपको कंपलसरी कराना है सर। और जो एज पर फॉरेन टूरिस्ट का है कि आपको इतने टाइम तक उनके रिकॉर्ड रखना है, वो आपको रखना है। जब वो चेकआउट करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सब आपको फॉलो करना है। सेकंड, जो भी लोकल टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, इसके अंदर जो पॉलिसी में एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको उस फॉर्मेट के अंदर रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें उसका टूरिस्ट का नाम है, डेट है, कहाँ से आया है, उसका पासपोर्ट आईडी नंबर है और उसका जो अपन चार्जेस करना है वो, तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है। तो उस फॉर्मेट में आपको वो रजिस्टर मेंटेन करना है। सेकंड, इस पॉलिसी के अंदर ये दिया हुआ है कि आपको मंथली 5 तारीख तक सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपके टूरिस्ट आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट को आपको बाय मेल आपको सबमिट करनी है। एवरी मंथ 5 तारीख तक आपको अपने टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन वहाँ सबमिट करनी है और आपको रिकॉर्ड प्रॉपर रखने हैं। कोई भी आए उनकी आईडी रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको अपने गेस्ट हाउस रन करते समय ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार बात मैंने बताई। मैं ये कहता था कि विष्णु जी, एक विदेशी आपके आए या फिर इंडियन आए, आपके जो आप चार्ज लेते हो उनसे, तो क्या आपको जैसे अन्य कोई होटल वाले हैं उनको 20 लाख तक का जो सेल होती है वहाँ पर उनको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती? 20 लाख से ज़्यादा की अगर सेल है तो वहाँ जीएसटी नंबर लेना पड़ता है और जीएसटी लेने के बाद आपको पता है कि प्रति माह आपको उसको रिटर्न भी भरने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या गेस्ट हाउस स्कीम में भी क्या ऐसा ही प्रोसीजर है, या फिर इस स्कीम के अंदर में अगर आप मेहमानों को रुकाते हैं और जो पैसे आप उनसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पैसे लेते हैं उनका रिकॉर्ड आपको रखना सरकार में, किस तरीके से उसका रिटर्न भरना, तो उसमें क्या कोई अलग तरीका है या सेम तरीका रहता है? नहीं, सही है सर। देखिए जीएसटी का जो रूल्स है 20 लाख तक की जो एग्जम्पशंस है वो एग्जम्पशन पेइंग गेस्ट हाउस पे, होम स्टे पे भी लागू होती है। यदि आपका टर्नओवर 20 लाख तक का ही है
और आप उसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको क्लाइंट से लेना भी नहीं है। जब आप क्लाइंट से लेंगे नहीं तो आप जमा भी नहीं कराएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका टर्नओवर 20 लाख तक का है और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आपको कोई जीएसटी लेना भी नहीं और जमा भी नहीं कराना। यदि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ये एग्जम्पशन खत्म हो गई, चाहे से फिर आपका टर्नओवर 1 लाख का ही हो, 5 लाख का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट करके जमा कराना है, एज पर नॉर्म्स जमा कराना है सर। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ सर कि आजकल जो भी पेइंग गेस्ट हाउस है, होम स्टे है, वो भी सब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं सर, और जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म है उनके यहाँ जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाता है, उनसे बुकिंग लेता है, तो फिर वहाँ पे वो व्यक्ति वहाँ पे जीएसटी की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी हो जाती है। तो यदि आपका बिजनेस इस तरीके का छोटा है, आप किसी से टाई अप नहीं कर रहे हैं, तो आप आराम से होम स्टे अपने लेवल पे चला सकते हैं। 20 लाख तक आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि आप किसी ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि जीएसटी होना चाहिए, और वंस यदि आपने जीएसटी सर्टिफिकेट इशू करा लिया तो आपकी 20 लाख तक की लिमिट खत्म हो गई। आपको फर्स्ट बिल से ही आपको जीएसटी चार्ज करना है और उसको जमा कराना है। बहुत अच्छा आपने शानदार जो है एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर कोई आदमी अनजान है तो निश्चित रूप से अनेक बातों का पता चला। मैं ये कहता हूँ कि आपका गेस्ट हाउस 8 कमरों तक आपने बनाया और आपको लगा कि अब ये गेस्ट हाउस मेरा बहुत शानदार चलने लगा है और मेरी जो बिल्डिंग है उसमें मैं 2 मंजिल डाल करके इन कमरों की संख्या 20 तक कर। तो अब आपके दिमाग में पहले तो गेस्ट हाउस स्कीम आप फायदा ले रहे थे सरकार से, अब चूंकि आपका व्यापार अच्छा चलने लगा और आपके दिमाग में आया कि इन कमरों की संख्या में ज्यादा करूं, 15-20 या ज्यादा करूं, तो उस टाइम आपको फिर क्या करना है, कौन से ऐसे प्रोसीजर है वो फॉलो अप करने हैं और फिर किन किन बातों का ध्यान आपको उस स्थिति में रखना है। सही, आपने सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। और मैं तो सभी लोगों को ये कहता हूँ कि आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने से पहले उसका एक छोटा शुरू कीजिए। आप यदि कोई व्यक्ति है ना सर 50 रूम बनाना चाहता है और उसके पास 8 रूम 10 रूम अवेलेबल है, तो उसको बिजनेस रन करने का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा और वो छोटा होम स्टे शुरू कर सकता है। जैसे आपका होम स्टे अच्छा चला और आप चाहते हैं कि और रूम्स बढ़ाएं हम, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी लैंड अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया मतलब नगर पालिका है, नगर परिषद है, जिला परिषद है, उसके अंदर है, तो आप नगर परिषद के अंदर है अर्बन गेस्ट हाउस स्कीम में जा सकते हैं। जो अर्बन गेस्ट हाउस स्कीम है उसमें है कि आपका रूम साइज, वो आपका लैंड का है प्लॉट साइज, वो मिनिमम 200 स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए सर, और 30 फीट की रोड होनी चाहिए। यदि आपका प्लॉट 30 फीट का है, आपका प्लॉट साइज 167 स्क्वायर मीटर का है, यानी 200 गज का है, तो आप वहाँ पे 20 रूम तक की आपको परमिशन मिल जाएगी। होम स्टे में 8 रूम की थी और अर्बन एरिया में आपकी लैंड है तो आपको 20 रूम तक की परमिशन मिल जाएगी, यानी आप 20 रूम को लेट आउट करके आप एज ए मिनी होटल के रूप में रन कर सकते हैं। और आपके पास 25 रूम भी है तो 5 रूम आप अपने रहने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। होम स्टे में भी ये सर 8 रूम आप किराए पे दे सकते हैं। आपके पास 10 रूम है तो 2 रूम आप अपने स्टाफ के लिए, अपने स्वयं के लिए रहने के लिए रख सकते हैं, 3 रूम रख सकते हैं और 8 रूम आप किराए पे दे सकते हैं। इसी तरह से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपको लगा कि और रिक्वायरमेंट है, सेकंड फ्लोर आपने डाल दी, तो आपका जो लाइसेंस है होम स्टे के लाइसेंस को सरेंडर कर देंगे हम और गेस्ट हाउस के लाइसेंस को ले लेंगे। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं सर जिनकी लैंड नगर पालिका एरिया से बाहर है, नगर निगम से बाहर है, तो उनके लिए रूरल गेस्ट हाउस स्कीम है सर। रूरल गेस्ट हाउस स्कीम में यह है कि यदि आपकी आबादी वाली लैंड है, प्रीमिजेज है, तो उसके अंदर 10 रूम तक का अलाउंस, एक व्यक्ति 10 रूम तक का आप उसके अंदर रूरल गेस्ट हाउस चला सकते। और यदि आपके पास बड़ी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, 10 बीघा है, 5 बीघा है, तो आप एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म में नंबर ऑफ रूम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टोटल लैंड के 10% पे आप बना सकते हैं, ग्राउंड प्लस 1 बना सकते हैं, 90% एरिया खाली रहेगा। उसके अंदर भी सर मैं आपको बताना चाहता हूँ लैंड कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आपको कोई लैंड कन्वर्जन नहीं करानी, कोई बिल्डिंग प्लान नहीं पास कराना। और बहुत सी जगह में रोड ब्रिथ की प्रॉब्लम रहती है, तो यदि आपकी लैंड एग्रीकल्चर लैंड इस तरीके की है जहाँ रोड ब्रिथ नहीं है, केवल मौके पे, हाँ साथियों, केवल मौके पे ही 15 फुट रोड बना हुआ है, तो उसमें आपको परमिशन मिल जाएगी। रिकॉर्डेड नहीं है तो भी मिल जाएगी, यदि रिकॉर्डेड रास्ता है तो भी मिल जाएगी, यानी रास्ता रिकॉर्डेड हो या मौके पे हो और आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, नगर निगम एरिया से बाहर है, तो आप रूरल गेस्ट हाउस स्कीम में जा सकते हैं, एग्रो टूरिज्म स्कीम में जा सकते हैं, जहां रूम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्रो टूरिज्म के अंदर टोटल लैंड के 10% में बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट सर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो जो भी टूरिज्म क्षेत्र में आना चाहता है, टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले होम स्टे ओपन करिए सर। होम स्टे करिए, आपको जैसे ही होम स्टे में अच्छा मजा आने लगता है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, गेस्ट हाउस में चले जाइए। गेस्ट हाउस से अच्छा आपको लग रहा है तो आप पूरी प्रॉपर लैंड लेके आप उसको कन्वर्ट करा के और एज ए आप होटल भी रन कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ सर कि यदि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, आपके पास कोई जॉइंट वेंचर मिल गए, तो गवर्नमेंट आपको होटल के लिए लैंड भी अलॉट कर सकती है। राइजिंग राजस्थान इवेंट है जो भी चल रही है, उसके अंदर आप गवर्नमेंट से एमओयू भी कर सकते हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट भी ला सकते हैं। गवर्नमेंट से भी आप लैंड अलॉट करा सकते हैं। यदि आपका प्रोजेक्ट
50 करोड़ से ज्यादा का है तो आप गवर्नमेंट से लैंड अलॉट करा सकते हैं। बहुत शानदार आपने बात बताई। विष्णु जी, मेरे कंफ्यूज था, ये था कि आज जो हमारी पर्यटन नीति राजस्थान सरकार ने जारी की है, उसमें पर्यटन नीति के अंदर में टूरिज्म यूनिट किन किन सेक्टर को माना है, जैसे होटल को, रिक्रिएशन हॉल, रेस्टोरेंट या मोटल, इनको माना है। अगर आपके पास ये टूरिज्म यूनिट है तो सरकार ने उनके ऊपर में जो जीएसटी चार्ज करती है वो इंडस्ट्रियल चार्ज करती है, और वो ही नहीं है। सरकार से अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है। सरकार से आप अगर जमीन कन्वर्ट कराते हैं तो भी आपको उसमें पैसे देने की जरूरत नहीं होती, वो फ्री कन्वर्ट होती है। अनेक फायदे टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के अंदर में आपको मिलते हैं। तो क्या गेस्ट हाउस स्कीम के अंदर भी वो फायदे आपको मिलेंगे, यूडी टैक्स है या अन्य फायदे? सही आपने एकदम बहुत अच्छी चीज पकड़ी है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जो राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी है उसके अंदर हमें स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलती है, कन्वर्जन चार्जेज की छूट मिलती है, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी है। लेकिन पेंगेस्ट स्कीम है उसके अंदर आपको ये छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंगेस्ट को भी पर्यटन इकाई की जो डेफिनेशन है उसके अंदर लिया हुआ नहीं है, पेंगेस्ट को नहीं लिया हुआ है, होम स्टे को नहीं लिया हुआ है सर। लेकिन यदि आपका रूरल गेस्ट हाउस है सर, रूरल गेस्ट हाउस एग्रो टूरिज्म पॉलिसी के अंदर है, एग्रो टूरिज्म पॉलिसी के अंदर उसको उन्होंने पर्यटन इकाई में लिया हुआ है, वहाँ को सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता है और उसका पर्पज है कि मुझे एग्रो टूरिज्म लगाना है, रूरल गेस्ट हाउस लगाना है, कैरावेन पार्क लगाना है, कैंपिंग साइट लगाना है, तो उसको स्टैम्प ड्यूटी की भी छूट मिलेगी, कन्वर्जन चार्जेस की भी छूट मिलेगी, पोस्ट प्रोडक्शन सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन होम स्टे और जो गेस्ट हाउस है, अर्बन गेस्ट हाउस, उन दोनों को अभी पर्यटन इकाई के अंदर लिया हुआ नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक एसोसिएशन लेवल पे है ना, हम टूरिज्म डिपार्टमेंट को, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर्स को ये एक प्रपोजल रखते हैं सर कि आप होम स्टे को भी और जो गेस्ट हाउस स्कीम है उसको भी टूरिज्म यूनिट के अंदर शामिल करें सर। तो टूरिज्म यूनिट में शामिल करने से सर जो गेस्ट हाउस पॉलिसी है उसमें 20 रूम्स है, आज बार लाइसेंस के लिए हमें केवल 10 रूम की जरूरत है। तो यदि गेस्ट हाउस को भी पर्यटन इकाई मान लिया जाएगा और उसको ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा तो बार लाइसेंस बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप अपने एसोसिएशन लेवल पे प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को दें कि वो होम स्टे को भी और जो अर्बन गेस्ट हाउस है उन दोनों को भी पर्यटन नीति के अंदर शामिल करें। उसके लिए जो भी अमेंडमेंट करना है, जो नई पॉलिसी आएगी उसमें लेना है, तो वो आवश्यक कार्रवाई करें। श्योर, आपने जो आज प्रपोजल दिया कि भाई हमें आगे ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हमारा एक मेमोरेंडम बनाए, हम एक हमारा ज्ञापन बनाए जिसमें सरकार से हम निवेदन करें कि गेस्ट हाउस स्कीम के अंदर में अगर कोई गेस्ट हाउस खोलता है तो उसका यूडी टैक्स भी इंडस्ट्रियल लगना चाहिए, जिससे वो रेट कम हो। हमारी जो अगली होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की जो कार्यकारिणी मीटिंग होगी, हमारे पदाधिकारियों के सामने निश्चित रूप से बात में रखूंगा और उनसे अप्रूवल लेने का हम प्रयास करेंगे कि ये बात भी हम सरकार के सामने रखें, जिससे गेस्ट हाउस स्कीम के अंदर में अगर वो यूडी टैक्स जमा कराते हैं तो आज अगर वो यूडी टैक्स जमा करा रहे होंगे तो वो डोमेस्टिक करा रहे होंगे, तो डोमेस्टिक जो यूडी टैक्स है वो इंडस्ट्रियल से ज्यादा लगता है, कॉमर्शियल जो यूटी टैक्स है वो भी इंडस्ट्रियल से ज्यादा लगता है। गेस्ट हाउस स्कीम के अंदर में इस योजना का अगर कोई फायदा उठा रहा है तो उसका भी यूटी टैक्स इंडस्ट्रियल लगे, जिससे उनको करीब करीब जो आज 1 रुपया जो कोई देता है तो उसके बाद में उसका 20 पैसे में काम हो जाए। तो ये भी एक अच्छा प्रपोजल है। गोयल साहब, आपसे बहुत सारी उपयोगी बातें हमें आज पता चली और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको अनेक बातें जो उनके कंफ्यूजन था, उनको डाउट था या अनेक ऐसे डर थे कि सरकारी तंत्र से हम कैसे फेस करेंगे, उन बातों को आज उनको पता चला। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को आज का जो ये हमारा जो वार्ता थी उससे फायदा होगा। निश्चित रूप से आज बहुत सारी उपयोगी बातें आपसे पता चली। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक अनार 100 बीमार, अगर 100 बातों का जोड़ अगर कंफ्यूजन दूर करना है तो हम विष्णु गोयल साहब से बात कर सकते हैं। आज बहुत सारी नई बातें हमें पता चली। इन सभी उपयोगी बातों के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान की नई होम स्टे पॉलिसी 2026 के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कागजी कार्रवाई और नियमों की चिंता छोड़ दीजिए। वेब कंसल्टेंट सॉल्यूशंस राजस्थान में होम स्टे पॉलिसी से रिलेटेड सभी काम एंड टू एंड संभालती है। चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो, सरकारी नियम का पालन करना हो या फिर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का पूरा फायदा उठाना हो, हमारी टीम हर कदम पर आपके साथ है। राजस्थान की इस पॉलिसी का सही और पूरा लाभ लेने के लिए आज ही संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। आपकी प्रॉपर्टी, हमारी एक्सपर्ट सलाह। शुरू करें आज ही अपना होम स्टे। थैंक यू।